मेरा पथ आलोकित करिए, प्रकाशित करिए, मुझे राह दिखाइए मालिक। अपनी मेहनत से अपने लिए, अपनों के लिए घर बनाने में जो सुख है उसे मैं समझ सकता हूँ। सर, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कम फास्ट। इसके लक्षण भी पिछले मरीज की तरह ही है। तेज बुखार, शरीर में पानी की कमी और बहुत ज्यादा कमजोरी। ये लक्षण ठीक नहीं है। आँख खोलो। 100 से भी ज्यादा मरीज पिछले हफ्ते से इस बीमारी से पीड़ित हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, इस बीमारी ने किसी को नहीं बख्शा। यहां दुख रहा है? डॉक्टर साहब, हालत तो ये है कि बाहर इंतजार कर रहे मरीज भी इन्हीं लक्षणों की शिकायत लेकर आए हैं। मामला बहुत गंभीर है। कितने मरीज है बाहर? कतार बहुत लंबी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही बीमारी है जो कुछ साल पहले बंगाल प्रांत में मैंने देखी थी। ये बीमारी बहुत तेजी से महामारी में बदल जाती है और कोई नहीं जानता कि कैसे फैलती है। इसके रोकथाम के लिए क्या किया जाए? जो दवाई लिख के दी है वो जल्दी लेके आओ। जी डॉक्टर। डॉक्टर जोशी, मैंने आपको उन मरीजों के बारे में पता करने को कहा था जो वापस हमारे पास इलाज करवाने नहीं आए। उनका क्या हुआ? सर, जो लोग दोबारा इलाज के लिए नहीं आ पाए वो लोग मर चुके हैं सर। ये बीमारी तो पहले से ही महामारी का रूप ले चुकी है। हमें तुरंत ब्रिटिश सरकार को सूचित करना होगा और इस बीमारी को फैलने से रोकने का उपाय ढूंढना होगा, वरना हजारों लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे।
पहले मैं जाऊंगा। अरे पहले मैं आया था। मैं बहुत पहले से खड़ा हूँ। बहुत पहले से कैसे खड़े हो भाई? पहले मैं जाऊंगा। अरे पहले कैसे? पहले मुझे जाने दो भाई। नहीं, सबसे पहले मैं आया था। पहले मैं जाऊंगा पहले। अरे कब से खड़ा हूँ मैं। अरे मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा पहले। मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा अरे पहले। साई किसी सोच, किसी तनाव में है, इन्हें परेशान मत कर। एक काम करते हैं, मैं इन्हें कतार में खड़ा करता हूँ और साई जो गाँव वालों के लिए फल लाए हैं तुम उनमें बांट दो। हाँ ठीक है। नहीं बोला ना, पहले मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। पहले मैं आया था। काका शांत हो जाइए, लड़िए मत, सबको साई से मिलने का मौका मिलेगा। आइए कतार में आइए। तुमने देखा ना, मैं यहाँ बहुत पहले से खड़ा हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप पीछे चलिए। अच्छा ये आपके जानने वाले हैं इसलिए पहले ये जाएंगे। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो? काका काका, आप लोग शांत हो जाइए, लड़िए मत। आप लोग यही खड़े रहिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। और हाँ, साईं आप लोगों के लिए फल लाए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। रुकिए, ये क्या? मुझे एक छोटा सा अमरूद और उसको उतना बड़ा अनार? काका मैंने किसी का चेहरा देखकर नहीं दिया, जो हाथ में आया वही दे दिया। ये पक्षपात है, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकती जिप्री। साईं कहते हैं कि यहाँ सब एक बराबर है, तो ये भी बराबर होना चाहिए ना। काका आप जिपरी को ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने कहा ना, उसने जानबूझ के नहीं किया। एक काम कीजिए, ये लीजिए। अब ठीक है? हाँ। आप सब क्यों आते हैं यहाँ? आपसे मिलने सही। लेकिन क्यों? अपने इलाज के लिए साईं। किसके इलाज के लिए? कौन से इलाज के लिए? साईं शांत हो जाइए आप। लोग आपके पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने, उनसे छुटकारा पाने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं साईं, हम में से कई लोग तो बस आपसे मिलने के लिए आते हैं। आपसे मिलने से खुशी मिलती है, द्वारका माई में आने से ही खुशी मिलती है, मन को शांति मिलती है साईं। आप साक्षात मुक्तिदाता हैं साईं, और फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आते हैं? तो फिर ये लोग बहस क्यों कर रहे हैं कि मैं पहले आया था, या अगर मुझे ये फल मिला है तो किसी दूसरे को दूसरा फल क्यों मिला? अरे क्या फर्क पड़ता है अगर आपके ही किसी साथी को कोई दूसरा फल मिल गया तो? या आपका ही कोई साथी आपसे 4 कदम आगे निकल गया तो? क्या फर्क पड़ता है इस बात से? हमें क्षमा कर दीजिए साईं। हाँ साईं, हमें माफ कर दीजिए। जिप्री, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं काका। कितना विचित्र होता है ना अहंकार। जब ये सर उठाता है तो इंसान भूल जाता है कि उसे कौन सी तकलीफ थी, कौन सी बीमारी थी। अगर याद रहता है तो बस सिर्फ ये कि किसे क्या मिला, कौन कितना आगे निकल गया। जबकि सच ये है कि ईर्ष्या, आसक्ति, क्रोध, लोभ, मोह, वासना जैसे मानसिक विचारों से ग्रसित होना ही असली रोग है। और असल में इंसान के मन के ये शत्रु
कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके ही अपने अहंकार से उपजे हैं। अपने इन मानसिक विकारों को, इन रोगों को पहचानो, इनसे सचेत रहो, इन्हें दूर करने का प्रयास करो। तभी तुम किसी भी संकट का सामना करने के लिए, किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए खुद को तैयार पाओगे। साईं ने अचानक से इंसान के दोषों का उदाहरण क्यों दिया और अचानक किसी संकट का जिक्र क्यों किया? सर, हमने नासिक तक के सारे नगरों में मुआयना किया। कहाँ कहाँ कितनी खाली जमीन है सब लिखा है इस रिपोर्ट में। पर अचानक इतनी खाली जमीन क्यों चाहिए सर? A very dangerous disease is spread in this area. It started in Bombay, and now, as the doctor said, it's spreading to the outskirts of Bombay as well. साहब कह रहे हैं कि एक बीमारी इस इलाके में बहुत तेजी से फैल रही है। बंबई के पास इसकी शुरुआत हुई थी। पता चला है कि ये बीमारी बंबई के बाहर भी फैल रही है और कोई नहीं जानता कि ये बीमारी कैसे फैलती है और इसका इलाज क्या है। इसलिए जिसमें भी इस बीमारी के लक्षण मिलते हैं उन्हें एकांत में भीड़ भाड़ से दूर रखने के लिए हमें ढेर सारी ज़मीन चाहिए ताकि स्वस्थ लोगों को बचाया जा सके। ये बीमारी ऐसी है जो पूरे गांव या शहर को मार सकती है। पर जिन लोगों को एकांत में रखा जाएगा उनका क्या? जब इलाज ही नहीं है तो वो ठीक कैसे होंगे? They will die anyway. जिन्हें ये बीमारी हो गई है उनका मरना तो पक्का है। इसलिए जितने स्वस्थ लोगों को हम बचा सके वो बेहतर है। तुम लोगों को आसपास के गांव में भी जाना होगा और ऐसे इलाके की पहचान करनी होगी। इसके बारे में गांव के मुखिया को, प्रधान को, पाटिल को और तहसीलदार को इस बीमारी के बारे में बताओगे और उनसे कहोगे जिसमें भी ये बीमारी के लक्षण दिखाई दे उन्हें एकांत में भीड़ भाड़ से दूर रखने के लिए एक इलाका तय कर ले, एक छावनी बना ले। और हाँ, किसी भी वक्त तुम्हें ऐसा मरीज मिले उसे उसी वक्त इस छावनी में भेज देना और इस महामारी को रोकने के लिए तुम्हें जो भी जरूरी लगे वो करो। Is that understood? सर, जाओ और अपने इलाके के सारे गांव में जाकर जल्दी से जल्दी पता करो। जी साहब। सर, मेरा पथ आलोकित करिए, प्रकाशित करिए, मुझे राह दिखाइए मालिक। प्रणाम साई।
आप परेशान लग रहे हैं। नहीं जीवताई, मैं ठीक हूं। नहीं साई, कुछ तो है। मैंने कल भी देखा आप बहुत थके हुए लग रहे थे, इसलिए आज मैं आपके लिए ये श्रीखंड बनाकर लाई हूँ। साई, आप जानते हैं आई ना आज सूर्योदय से पहले जाग गई और आपके लिए श्रीखंड बना के लाई है। मैं जानता हूं जीवताई कि आप हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ करने को आतुर क्यों रहती हैं, क्योंकि आप अभी तक अपने अपराध बोध की ग्लानि से मुक्त नहीं हो पाई हैं, है ना? हाँ सही, मेरा मन हर वक्त कचोटता रहता है। मैं बहुत गलत सोचती थी आपके बारे में, बहुत गलतियां की है मैंने, बहुत तिरस्कार किया आपका, लेकिन इसके बावजूद भी आप मेरे लिए समाज के नियमों से लड़ गए, दादा से लड़ गए। आप एक विधवा को आपने नई जिंदगी दे दी साई। आपकी कृपा से मेरा घर आंगन खुशियों से भर गया है, लेकिन साई फिर भी हर रोज मुझे यही लगता रहता है कि मैं खुश होने के लायक नहीं हूँ। आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, अब और कुछ तो मुझे आता है नहीं, बस आपकी थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश करती रहती हूँ। सेवा में बहुत शक्ति होती है जीवताई, इसे मुझ पर व्यर्थ मत करो। व्यर्थ कैसे साई? क्योंकि सेवा फलदायी तभी होती है जब उससे किसी जरूरतमंद का भला हो। अब भला मेरी सेवा की किसे जरूरत हो सकती है? गांव की औरतें मुसीबत में होती है तो बाई जाक्का के पास जाती है। अब साई, ना ही मैं उतनी बुद्धिमान हूं और ना ही मेरी उतनी योग्यता है। योग्यता और बुद्धि तो सब में होती है जीवताई, और योग्यता समय पड़ने पर खुद ब खुद बाहर आ जाती है। हो सकता है आपको भी अपने जीवन में ये मौका मिले जब आपके परिवार को, आपके आसपास रहने वालों को आपकी सेवा की जरूरत हो। साईं, कृपा करके थोड़ी सी उदी दे दीजिए साईं। तुम्हारी आवाज कहीं सुनी है मैंने? नहीं ताई, मैं तो दूसरे गांव से शिरडी आई हूँ। ये नर्मदा, तुम तेरी जीव ताई, अगर अंता पंता जी को पता चल गया कि मैं साई के यहाँ आई हूँ तो वो मुझे नौकरी से बाहर निकलवा देंगे। फिर रुक्मणी वहिनी का कौन ख्याल रखेगा? उन्हीं के लिए मैं उदी लेने आई हूँ। वहिनी? क्या हुआ वहिनी को? मामी जी बीमार है। 2 दिन से उनके सिर में बहुत तेज दर्द है, बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही हैं। लेकिन तब भी उनका सिर दर्द नहीं जा रहा है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, ना ही किसी की कुछ सुनती है। केशव और दादा की भी नहीं? वो दोनों है कहाँ गांव में, इसलिए ना वहिनी ने खाना बनाया और ना कुछ खाया। वहिनी, मुझे नहीं लगता कि आपकी रुक्मिणी वहिनी को मेरी ऊदी की जरूरत है। उन्हें जरूरत है तो परिवार के किसी सदस्य द्वारा प्यार से बनाए खाने की, और उस खाने को प्यार से खिलाने वाले की। जाइए जीवताई, ये श्रीखंड अपनी रुक्मिणी वहिनी को खिलाइए।
जाइए। अंग्रेजी सरकार के सिपाही शिरडी में क्या कर रहे हैं? कुलकर्णी सरकार कब लौटेंगे? क्यों? सरकारी फरमान है। मुझे दीजिए। मुझे कुलकर्णी सरकार से ही बात करनी है, किसी और से नहीं। सरकार बहुत व्यस्त आदमी है, मुझे क्या पता कब लौटेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, उनके यहाँ रहने पर या नहीं रहने पर यहाँ का सारा भार मुझ पर होता है। तो बताइए क्या कहना है मुझसे? हम हर गांव में जाकर गंदगी वाली जगह और कुछ खास लक्षण वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें बुखार, उल्टी, सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायतें। किस लिए? एक खास बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैलती है और यहाँ शिरडी में अगर ये लक्षण किसी में हैं तो हमें उसे तुरंत जल्दी से जल्दी शिरडी से बाहर निकालना होगा। इसीलिए हमें शिरडी के हर घर जाकर के जांच करनी होगी। शिरडी के हर एक घर की जांच करने के लिए आपको कुलकर्णी सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर ऐसा है तो हमारा समय बर्बाद क्यों किया? साहब, इस नौकर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए हम किसी और गांव चलते हैं, बाद में शिरडी आएंगे जब कुलकर्णी सरकार वापस आ जाएंगे तब। सुनिए, आप लोग ऐसी गंदी जगह ढूंढ रहे हैं ना जहां पर खतरनाक बीमारियां पलती हो। है ऐसा एक इलाका है, उसकी जांच के लिए आपको किसी की अनुमति लेनी नहीं होगी। कौन सी जगह है वो? है एक खंडहर। चाहिए चिउताई, ये श्रीखंड अपनी रुक्मिणी वहिनी को खिलाइए। जाइए। मैं कैसे जा सकती हूँ बाड़े में साई? दादा को पता चल गया तो वो नहीं पता चलेगा ही। सुना नहीं आपने, मामा जी शिरडी से बाहर गए हैं। मामी जी के सिवा और कोई नहीं होगा वाड़ी में। चलते हैं ना मामी जी से मिलने, मुझे भी बहुत याद आती है मामी जी की। चलिए ना आई, चलिए ना। ठीक है, चलते हैं। मगर ये श्रीखंड लेके कैसे जा सकते हैं? वहिनी की तबीयत ठीक नहीं है, पौष्टिक खाना बनाकर ले चलते हैं। ठीक है चिंताई, जल्दी आइएगा, कुलकर्णी सरकार कभी भी आ सकते हैं। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम। चिहुताई, आ गई आप? चलिए, जल्दी चलिए। मुझे दो, मैं लेकर जाती हूँ। ये लीजिए। चलो। नर्मदा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। गोविंदा, गोविंदा,
गया वही तुम्हें? पी लो, पी लो, पी लो। आज आप लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चिवताई, मैं हमेशा चाहती थी कि मैं आपको ऐसे मंगलसूत्र और कुमकुम में देखूं। आप देख लिया ना, अब तुम बैठो और कुछ खा लो। तुम बिल्कुल कुछ भी खा नहीं रही हो। क्यों? खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? खाओ। आइए, आइए। देखिए, ये शिरडी की सबसे गंदी जगह है, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। अरे दिखावे पे मत जाइए। वो जो फकीर वहां बैठा है ना, दावा करता है कि वो हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। हर समय बीमार लोग यहाँ पे आते रहते हैं और वो फकीर कुष्ठ रोगी को भी अलग नहीं बिठाता है, उनसे परहेज नहीं करता है, उनको सबके साथ बिठाता है। मुझे तो पक्का विश्वास है, अगर वो बीमारी शिरडी में आती है तो ये जगह उस बीमारी की प्रजनन स्थल साबित होगी। कौन सा स्थल? प्रजनन स्थल, जहाँ से बीमारी फैलती है। इसलिए उसके पास जाइए, उसे समझाइए, अगर ना माने तो उठा के शिरडी से बाहर फेंकिए। उसे यहाँ से भगाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। चिवताई, अब मैं ठीक हो गई हूँ। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। चिवताई, अब आपको जाना चाहिए। पता नहीं आपके दादा कब आ जाएंगे। ठीक है वैनी, मैं चलती हूँ, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखो वैनी। चलो। मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। चलो मैं देती हूँ, आओ।
फकीर, ए फकीर, चल उठ, चल उठ, सुना नहीं क्या? ये हद है। ब्रिटिश सरकार के सिपाही आदेश दे और कोई ना माने। समझ रहे हैं ना आप कितना ढीठ आदमी है ये? आप डरिए मत, धक्का दीजिए। उठाओ उसे। तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं जानता हूं तुम शिरडी वासियों को शिरडी से बाहर निकाल देने के लिए आए हो, पर याद रखना, मालिक उस पर भरोसा रखने वालों की रक्षा जरूर करता है, जरूर। इसे कैसे पता चला कि हम यहां क्यों आए? चले जाओ, चले जाओ यहां से। शिरडी वासियों को छूने की कोशिश भी मत करना। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। अरे मूर्ख, ये किस अघोरी के पास ले आया मुझे? चलो यहां से, इससे तो हम बाद में निपटेंगे। आओ। मेरे मालिक, मुझे शक्ति दो, हम सबको शक्ति दो। यहां जो कुछ भी होने वाला है उससे उबरने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों को परेशान करने का अंजाम जानता है? जी जी जानता हूँ। आपने किसी उद्देश्य के लिए नहीं ले गया था। कहा था ना उसके बारे में कि वो किसी की नहीं सुनता। अपने खुद देख लिया ना ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के साथ कैसे पेश आया। हिम्मत तो देखो उसकी। मैं तो कहता हूँ उसे उठाकर शिरडी के बाहर फेंकिए। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो मैं वापस वहां जाऊंगा। अब हम जा रहे हैं और इस मामले को हमारे बड़े साहब देखेंगे। चलो। रुकिए, अरे साहब क्या, रुकिए रुकिए साहब, रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे वो वरिष्ठ अधिकारी को बताने की क्या जरूरत है? गुस्सा थूक दीजिए अपना। उस फकीर को तो आप कुलकर्णी सरकार ही ठीक कर देंगे। विश्वास कीजिए मेरा, कुलकर्णी सरकार को मैं सब बता दूंगा। हम यहाँ और इंतजार नहीं कर सकते, हमें दूसरे गांव भी जाना है। कुलकर्णी सरकार आए तो उनसे कहना कि आज ही आके हमारे साहब से मिल लें। चलो।
कह दूंगा, जरूर कह दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अब मुझे कुलकर्णी सरकार का इंतजार है। मेरे वाड़े में पैर रखने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? क्षमा मांगने आई है या क्षमा मांगने के बहाने कुछ चुराने? मामा जी, आई को चोर मत कहिए। हमें पता चला है कि मामी जी बीमार है, तो हम उनको मिलने आए थे। सांप का बच्चा सपोला डसेगा नहीं, लेकिन फुटकारेगा जरूर। लेकिन अच्छों के फन कुचल चुका हूं मैं। दिखाता हूं मैं तुझे अभी। ओह, गुस्सा मत कीजिए, बेचारा बच्चा है, अकल नहीं है। ये लोग तो बस मेरे लिए चिंतित होकर मेरे लिए खाना लेकर आए थे। क्या कहा तुमने? खाना लेकर? इसका अर्थ यह है कि तुमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया रुक्मिणी। जिस स्त्री ने अपने घर की मान मर्यादा, समाज के रीति रिवाजों को, अपने भाई के मान सम्मान को रौन के विधवा विवाह किया, ऐसी अधर्मिनी कुलकलंकिनी के परछाई से भी आदमी बचता है, और तुमने इसके घर का अन्न ग्रहण किया रुक्मिणी। ये धृष्टता करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जिस मुंह से तुमने इसके हाथ का मनुष्य खाना खाया है ना, उसी मुंह से तुम वमन करोगी। तुम मेरा गुस्सा वहीनी पर क्यों निकाल रहे हो? वो पहले ही अस्वस्थ है। तुम उसको उल्टी करने पे विवश क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना दादा? तुम मुझे दंडित करना चाहते हो ना? तो ठीक है, करो मुझे दंडित। इंतजार किस बात का कर रहे हो दादा? दो मुझे सजा, दो। इसके अलावा और आता भी क्या है तुम्हें दादा? लोगों को डराना, धमकाना, उन्हें सजा देना, यही करते आए हो ना आज तक तुम? पर ये सब करके क्या हासिल किया तुमने? चुप! ये मत भूल कि तुम मुझसे बात कर रही है। साई ने सिखाया है, अगर तुम गलत नहीं हो तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। बस अब तब से धीरे धीरे हिम्मत आ गई है दादा। दादा मत कहना मुझे, दादा मत कहना। तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए तू भूल गई है कि इस बाड़े में मेरे समक्ष उस पाखंडी के पाखंड का गुणगान करना अपराध है। निकल जा यहां से इसी समय, नहीं तो धक्के मार के निकालूंगा यहां से तुम्हें। जाओ। देख क्या रही हो? जाओ यहां से। चलो। क्या संदेश है? चुप हो जा बेटा। आ आ आ आ आ आ।
साई, प्रणाम साई। अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना, मेरा बेटा कब से रोए जा रहा है। कब से रो रहा है? आधा पैर हो गया है साई, हर कोशिश करके हार गई। दूध पिलाया, माथे पे पानी की पट्टी भी रखी, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीमार तो नहीं है? मुझे दीजिए। जी साई। ये आपने कैसे किया साई? आपके छूते ही ये चुप हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, ये कंकड़ आपके बच्चे की कांख से चिपके हुए थे, जिसकी वजह से इसे दर्द हो रहा था। मुझे माफ करना साई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये चिपक गए और मेरी नजर में भी नहीं आए। जब मैं इसे नहलाती या कपड़े बदलती तो मुझे पता चलता, लेकिन हुआ ये कि कल रात को बारिश हुई तो अचानक ठंडक बढ़ गई, तो मुझे लगा कि मैं इसे नहीं नहलाऊं और कपड़े भी नहीं बदले। माफ करना साई। वो बिल्ली देख रही हैं आप? काली बिल्ली? ये कब आई? ये तो अपशकुन है। वो बिल्ली देख रही हैं आप? काली बिल्ली? ये कब आई? ये तो अपशकुन है। पर शकुन अपशकुन तो केवल मन का वहम है। अधिकतर लोग काली बिल्ली को देखकर या तो वहीं रुक जाते हैं या फिर रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका दर्शन अमंगल है, अपशकुन है। पर प्रकृति की किसी भी रचना से मुंह मोड़कर उसकी अनदेखी करके हम केवल उन चीजों को नकारते हैं, उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो प्रकृति हमें सिखाना चाहती है। देखिए उस बिल्ली को, क्या कर रही है वो। अपनी साफ सफाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्ली, एक छोटा सा जानवर, खुद की साफ सफाई के लिए कितना जागरूक है, कितना साफ सुथरा रखता है स्वयं को। हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। खुद को और अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखना चाहिए हमें, क्योंकि बीमारियों से बचने का यही मूल मंत्र है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि कल रात बारिश हो गई तो ठंड बढ़ गई, इसलिए आपने अपने बेटे को नहलाया नहीं। उसके कपड़े इसलिए नहीं बदले क्योंकि आपको लगा कि कपड़े गंदे हुए ही नहीं है, और कपड़े ना बदलने की वजह से ही ये कंकड़ इसकी कांख में छिपे रह गए। शुक्र है कि सही समय पर कंकड़ निकल गए, वरना इन कंकड़ों के कारण आपके बेटे के शरीर पर घाव भी हो सकते थे। मैं समझ गई साई, मैं अभी पानी गर्म करके इसे नहला दूंगी।
और कोशिश करूंगी कि इसे धूल मिट्टी से दूर रखूं। मिट्टी में खेलेगा नहीं तो मिट्टी से जुड़ेगा कैसे? पर हाँ, आपको ये याद रखना होगा कि जहां ये खेले वो मिट्टी साफ सुथरी हो, वहां गंदगी ना हो, क्योंकि जहां स्वच्छता नहीं होती वहां रोग होते हैं। धन्यवाद साई, मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी आसपास की जगह को साफ रखने की हर संभव कोशिश करूंगी। राम जी भला करें। हटो रे सामने से। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए मैं रीढ़ की हड्डी की तरह हूं। इन्हें आवश्यकता है मेरी, नहीं तो इतने मुखिया है इस जिले में, सबको कहां बुलावा मिलता है व्यक्तिगत रूप से भेंट करने का। संभवतः ये मेरे अच्छे दिनों के पुनर्गमन का आरंभ है। हरिओम। रुको, नीचे रखो पालके। आंख के अंधो, तुम में से किसी ने भी उस काली बिल्ली को नहीं देखा? किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम लोगों को? काली बिल्ली रास्ता काट गई और तुम में से उसे कोई रोक नहीं पाया। हो गया ना अपशगुन। माफी सरकार, हमने देखा नहीं। अब दिख गई ना? हाँ, दिख गई ना? मारो उसे। जी सरकार, मारो। आप लोग इस बिल्ली को मार क्यों रहे हैं? हरिओम हरिओम। तो ये तेरी साथी है और होनी भी चाहिए। काली बिल्ली मनहूसियत फैलाती है और तू शिरडी की सारी मनहूसियत की जड़ है। इस संसार में कुछ भी मनहूस नहीं होता है। तुझसे बहस करने में मुझे कोई रुचि नहीं है। वो बिल्ली मुझे दे और चल निकल यहां से। तेरा तो उद्देश्य ही है मेरे काम में टांग अड़ाना। तेरे पास कुछ काम नहीं है, लेकिन शिरडी का मुखिया होने के नाते मेरे पास बहुत काम है। खुद को शिरडी का राजा कहते हैं और एक छोटी सी बिल्ली से डरते हैं आप। सबके समक्ष मेरा उपहास करके क्या प्राप्त करना चाहता है तू? मेरी बराबरी? जन्माष्टमी के दिन लोगों को वाड़े पर ना आने देकर, वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़कर, कहीं तू ये तो समझने नहीं लगा है कि तू मेरा स्थान ले चुका है? हा? इस संसार में कोई किसी की जगह नहीं ले सकता है कुलकर्णी सरकार। और बची बात जन्माष्टमी की प्रथा में भाग लेने की, तो प्रथा उन लोगों से बनती है जो उसमें भाग लेते हैं। जब तक लोग चाहते हैं प्रथा चलती रहती है, और जिस दिन लोगों के विचार बदलते हैं
प्रथा बदल भी सकती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो इस नियम को स्वीकार नहीं करता वो अपने पतन को निमंत्रण देता है। तो खुद में परिवर्तन ला बैरागी। मेरे मार्ग में आना बंद कर, नहीं तो तेरा पतन निश्चित है। वो बिल्ली मेरे नौकरों को सौंप दे। चल। कुलकर्णी सरकार, आने वाला समय शिरडी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। शिरडी को आपकी मदद की जरूरत होगी, और आप शिरडी की मदद तभी कर पाएंगे जब आप अपने स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह से ऊपर उठकर सोचेंगे। इस बैरागी से बिल्ली को छीन लो और भागो मेरे सामने से उसे। जी सरकार। सरकार, बिल्ली को छीनकर मार तो सकते हैं, लेकिन अभी शुभ कार्य पे जा रहे हैं। ऐसे में खून खराबा, कहीं अपशगुन ना हो जाए। हरिओम हरिओम, तू ठीक कह रहा है पंता। काली बिल्ली रास्ता काट गई, ऊपर से इस मनहूस का मुंह देख लिया। दो अपशगुन हो गए। अब तो बनता काम भी बिगड़ जाएगा। अंग्रेज अधिकारी से तो मैं कल ही मिल लूंगा। अब तो वापिस जाना पड़ेगा वाड़े पर। हटो। साहब का कहने का ये मतलब है कि हम सबको सतर्क रहना होगा। माना कि ये रोग फैलने की शुरुआत बॉम्बे से हुई है, पर ये कौन जाने कब ये शिरडी पहुंच जाए। Why are you smiling, Kulkarni? This is a very serious matter. साहब कह रहे हैं कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। शिरडी को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। हाँ। बॉम्बे के बाहरी इलाकों में महामारी पहले ही बहुत लोगों की जान ले चुकी है। काश ये बीमारी उस फकीर को भी लग जाए। देखिए, शिरडी बंबई से बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी शिरडी तक पहुंच पाएगी। साहब का निर्देश है कि आप महामारी को हल्के में ना लें, और इस तरह का कोई बीमार इंसान आपको दिखे या कोई ऐसा बीमार आदमी आपके यहाँ इलाज के लिए आए जिसे तेज बुखार हो, उल्टी हो, शरीर में पानी की कमी और कमजोरी की शिकायत हो, उसे हर हाल में महामारी शिविर भेजिए। महामारी शिविर? एक अस्थायी जगह जो गांव और शहर की आबादी से दूर होती है। ऐसे स्थान पर संक्रमित रोगियों को रखा जाता है ताकि उनके माध्यम से स्वस्थ लोगों में बीमारी का प्रसार ना हो। और हाँ, आपको तत्काल शिरडी के बाहर ऐसी जगह की व्यवस्था करनी है। इसका अर्थ ये है कि अंग्रेजी डॉक्टर ऐसे बीमारी से संक्रमित रोगियों का वहां आकर इलाज करेंगे? जी नहीं, जहां तक मुझे पता है कि इस बीमारी से कोई नहीं बच सकता। इन शिविरों की स्थापना का उद्देश्य रोगियों को स्वस्थ लोगों से दूर रखना है। और ये बात भी सच है कि जो इंसान इन शिविरों में चला जाता है वो लौट के दोबारा नहीं आता। हरिओम, ये तो अच्छा है। यदि जाने वाले वापस नहीं आते अर्थात मर जाते हैं तो उनके खेतों को अपने नाम पर करवाने का मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन इस शिविरों की स्थापना के लिए इतनी सारी खाली भूमि कहां से लाऊं? Kulkarni, if you help us eradicate this disease, Our Majesty will give you monetary rewards and also a prestigious medal as well. साहब का कहना है समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्री जी।
बात मेरे हितलाभ की हो तो वो किसी भी भाषा में हो मेरे समझ में आ ही जाती है। इनसे कहिए ये जैसा चाहते हैं वैसा ही सब होगा। हरिओम। चलता हूं। ये क्या कह रहे हैं? मरीजों पे नजर रखो, लेकिन आजकल सरकार के पास दवा लेने कोई आता ही कहाँ है। सब लोग उस फकीर के पास जाते हैं, हमें भी वहां जाकर नजर रखनी चाहिए। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं सरकार। मैंने सब सुन लिया है, लेकिन पंता ये बीमारी मेरे अच्छे दिनों की वापसी का कारण बन सकती है। उस फकीर ने आज तक सब कुछ छीन लिया मुझसे, लेकिन अब नहीं समझे? समझाता हूं। अंग्रेज सरकार के पास भी इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो वो पाखंडी कहां से ठीक कर पाएगा लोगों को? उसके अनुयायियों का भी उस पर से विश्वास उठ जाएगा, और जो बचेगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद तुम गांव वालों को जाकर बताओगे कि कुलकर्णी सरकार के पास इस महामारी का इलाज है, औषधि है। लोग जान बचाने के लिए मेरे पास आएंगे। उनकी आर्थिक स्थिति देखकर मैं सुनिश्चित करूंगा उसे शिविर भेजना है या नहीं। अगर वो निर्धन हुआ तो तुरंत उसे भेज दूंगा शिविर में। यदि धनवान हुआ तो धीरे धीरे जौ की तरह उसकी संपत्ति चूस लूंगा और फिर भेजूंगा उसे शिविर में। मैं सुनिश्चित करूंगा कि शिविर लोगों से ठसाठस भर जाए। अंग्रेज सरकार को लगेगा कि कुलकर्णी सरकार ने उनके आदेश को गंभीरता से लिया है। फिर वो मुझे पदक देंगे, नगद पुरस्कार देंगे। इसका अर्थ ये है चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में। हरिओम। मैं जानता हूं छुप कर तुम मुझे देख रही हो। अब बाहर आ भी जाओ, घबराओ मत। मुझे पता है तुम यहां किसी खास वजह से आई हो। बताओ। जानता हूं इस संकट का आभास पहले ही था मुझे, पर फिर भी शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुम इतनी दूर से इस संकट, इस मुसीबत से आगाह करने के लिए आई हो मुझे। सुनो सुनो, हम सबकी जान जोखिम में है, कोई बचेगा नहीं। पंता, अरे ऐसा क्या हो गया? कुछ तो बताओ। गंगाराम जी, बंबई में रोज सैकड़ों लोग मर रहे हैं महामारी से। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कुछ ही दिनों में गांव के गांव नष्ट कर सकती है। माना खतरनाक है पंता जी, पर बंबई तो यहाँ से बहुत दूर है। फिर वहाँ की बीमारी अपनी शिरडी में कैसे आ सकती है? लोग सफर करते रहते हैं कि नहीं? ये बहुत संक्रामक और छुआछूत वाली बीमारी है, और ये अंग्रेज अधिकारी ने खुद बताया है कुलकर्णी सरकार को। और हमें किस बात का डर, जब हम हैं साईं के दर।
वो बैरागी? अरे मूर्खो, इस बीमारी का इलाज तो अंग्रेजी अधिकारी के पास भी नहीं है। वो फकीर इस बार कुछ नहीं कर पाएगा और तुम सब लोग उसके अंधविश्वास में अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इन गांव वालों पे तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। गंगाराम जी, इन लोगों को छोड़िए। आपको तो मेरी बात पे यकीन है ना? ये फटीचर लोग मेरी बात माने या ना माने, उससे मुझे क्या? मुझे तो आप जैसे लोगों की चिंता है, जो इस गांव के करता धरता है। ये तो है, लेकिन इससे बचने का कोई तरीका है कि नहीं? है, एक है। क्या? आपको जो भी बीमार लगे उस आदमी की सूचना कुलकर्णी सरकार को देनी है। जैसे किसी को तेज बुखार, कमजोरी, शरीर में पानी की कमी, बार बार प्यास लगना, बार बार उल्टी होना, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो उस रोगी को तुरंत कुलकर्णी वाड़े में भेज दीजिए। चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या पड़ोसी, क्योंकि अगर आप ऐसे लक्षणों से पीड़ित व्यक्ति के पास रहे तो उस बीमारी से आप संक्रमित हो जाएंगे। अगर आप बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की सूचना नहीं देते हैं तो उसकी मृत्यु आप सुनिश्चित कर रहे हैं, साथ ही में अपनी भी। ये बीमारी 1 सप्ताह के अंदर इंसान की जान ले लेती है। अरे बाप रे! नहीं 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 नहीं, हम सब सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे बीमार व्यक्ति की सूचना सरकार को तुरंत मिले। चलो, इतना तो कर दिया मैंने कि अब कोई बीमार व्यक्ति सरकार की नजर से बच नहीं पाएगा, और इस बार तो सरकार से इनाम लेकर रहूंगा। आई फिर बहुत दर्द कर रहा है। आई गोविंदा, आई बहुत प्यास लग रही है, पानी चाहिए। पानी? गोविंदा, ये ले। गोविंदा, तेरा बदन तो बुखार से भट्टी की तरह तप रहा है। तू लेट जा। गोविंदा, गोविंदा, हे देवा, साई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।